हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम क्लासेस में। हमने कल विकर्ण आव्यूह के बारे में बात किया था। क्लास 12 विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह के बारे में हमने बात किया था। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो हम नीचे लिखते हैं। हमने इसमें विकर्ण आव्यूह के बारे में बात किया था। विकर्ण आव्यूह के बारे में हमने बात किया था। विकर्ण आव्यूह के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको हम बताएंगे। इसमें एक वर्गाव्यूह होता है जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी आव्यूह शून्य होते हैं। विकर्ण आव्यूह में एक वर्गाव्यूह होता है और उस वर्गाव्यूह में विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं। उसके सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे कि हमने कुछ उदाहरण भी लिए थे। जैसे हमने उदाहरण भी लिए थे कल की क्लास में। वो उदाहरण क्या लिया था हमने? A11, A12, A21, A22 उदाहरण हमने ये लिया था। अब इसमें हमने ये स्टैंडर्ड लिया था, ये स्टैंडर्ड लिया था हमने। और ये आव्यूह 2x2 का है। हमने कल बताया था जो आड़ी लाइन होती हैं वो तो पंक्ति कहलाती हैं, और जो थारे होते हैं जो खड़ा होता है उसे हम स्तंभ बोलते हैं, क्योंकि स्तंभ हमेशा खड़ा ही होता है। तो हम इसमें पंक्ति देखेंगे तो पंक्ति इसमें बैठेंगी 2, और स्तंभ देखेंगे कॉलम, कॉलम भी बैठेंगे 2, R1 R2 C1 C2। तो इसमें A1 और A11 और A22 ये दोनों सेम है, ये दोनों समान है। इसमें I व J का मान बराबर होता है, इसको हम I बोलते हैं गुणा, और इसमें हम J बोलते हैं, इसको हम J बोलते हैं। या इसे M गुणा N भी बोल सकते हैं, इसे हम M गुणा N भी बोल सकते हैं। अब हमारा पांचवा आता है विकर्ण आव्यूह। अब हमारा पांचवा आता है अदिश आव्यूह। पांचवा हमारा आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह के बारे में हम बात करते हैं। अदिश आव्यूह को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है? इसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं, बस शेष अवयव शून्य होते हैं। इस आव्यूह में विकर्ण के अवयव तो समान होंगे और शेष अवयव, बचे कुछ अवयव जो शेष होते हैं वो शून्य होते हैं। जैसे कि विकर्ण के अवयव A11 और A22 हैं, ये A11 और A22 हैं, तो ये तो समान होंगे। और ये A21 और A12 ये शून्य होंगे, ये जीरो होंगे। जैसे कि हम कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि √3 ले लो, तो इसमें √3 ये तो अवयव समान होंगे। और जो ये अवयव हैं और अवयव विकर्ण को छोड़कर, इसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं और शेष अवयव शून्य होते हैं। तो इसमें विकर्ण के अवयव तो ये हैं, तो ये तो समान होंगे, और ये जो अवयव हैं ये शून्य हो जाएंगे। और ये आ गया आपका विकर्ण आव्यूह। ये भी 2x2 का है। इसको I बोलते हैं, इसको J बोलते हैं, या M गुणा N भी बोलते हैं इसको। तो अब हमने इसके बारे में बात किया। अब हम 3x3 का लेते हैं। एक 3x3 का कैसे लेते हैं? 3x3 का देखिए, 3x3 के में लेते हैं K 0 0 0 K 0 0 0 K। अगर हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, या इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जो I होता है, I का मान क्या होता है? I का मान हमारा ये होता है। इसमें 3x3 के आव्यूह में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। या फिर हम इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, या तो हम इसमें कोई संख्या ले लेते हैं, या फिर कोई अल्फाबेट ले लेते हैं। जैसे हमने K लिया इसमें, और इसमें हमने संख्या 1 ले लिया, तो ये हमारा I का मान रहता है 3x3 आव्यूह के लिए। और इसमें अदिश आव्यूह है। अदिश आव्यूह कहते कैसे हैं? अदिश आव्यूह के बारे में अब हम परिभाषा के बारे में बात करेंगे। इसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं, हमने ये चर्चा की। इसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं,
व शेष अवयव शून्य होते हैं। शून्य यानी जीरो होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? मक्खन, आदेश आव्यूह एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आदेश आव्यूह हमने विकर्ण आव्यूह में पढ़ा था कि A11 और A22 इन सभी को छोड़कर इसका आव्यूह का मतलब है कि इसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं। इसका क्या मतलब है? विकर्ण के अवयव तो समान ही रहेंगे और इसमें जो शेष अवयव होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। विकर्ण के अवयव हैं इसमें A11 तो ये समान रहेगा और A2 ये विकर्ण आव्यूह नहीं है तो इसका मान जीरो हुआ और A21 ये भी विकर्ण आव्यूह नहीं है तो इसका मान जीरो हुआ और A22 इसका मान ये विकर्ण आव्यूह है तो इसका मान समान हुआ, इसलिए हमने √3 लिया तो √3 ही आएगा क्योंकि A11 का मान √3 है तो A22 का मान √3 होगा। अगर हम इसकी जगह 1 लेते तो 1 ही आता, अगर हम यहाँ 2 लेते तो 2 आता, मतलब यहाँ जो संख्या मानेंगे वही चीज़ यहाँ आएगी। और इसी प्रकार से ये हमने 3 गुणा 3 का प्रदर्शित किया। ये 2 गुणा 2 का था, ये 3 गुणा 3 का था। इसमें एक और रिपीट कर देते हैं, इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। इसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं व शेष अवयव शून्य होते हैं। शेष अवयव शून्य का मतलब जीरो होते हैं, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। मक्खन, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अभी 2 आव्यूह और हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए फिर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने अब पहले हमने अब विकर्ण आव्यूह के बारे में बात किया था। विकर्ण आव्यूह के बाद हमने अदिश आव्यूह के बारे में बात किया था। अब हम छठवां तत्समक आव्यूह के बारे में बात करेंगे। तत्समक आव्यूह के बारे में अब हम बात करेंगे। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमने अदिश आव्यूह में जो अवयव बनाया था, वो जो अवयव बनाया था, एक तो हमने लिया था, एक तो हमने अल्फाबेट में लिया था और एक हमने संख्या पद्धति में लिया था। तो जो संख्या में तो लिया था ना वो I है, वो तत्समक आव्यूह है एक। तो हम इससे परिभाषित करते हैं, इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। वह यह एक वर्ग आव्यूह होता है। यह एक वर्ग आव्यूह होता है। इसमें विकर्ण आव्यूह होता है और सभी आव्यूह शून्य होते हैं। यह एक वर्ग आव्यूह होता है। इसमें विकर्ण के अवयव होते हैं। जो विकर्ण आव्यूह नहीं है हमारा, उसके इसमें अवयव होते हैं। विकर्ण के अवयव होते हैं, इसमें हमारे विकर्ण के अवयव होते हैं और शेष जो बच्चे कुछ आव्यूह हैं वो हमारे शून्य होते हैं। और जो शेष आव्यूह होते हैं ना वो शून्य होते हैं। हमारे जो शेष आव्यूह होते हैं, जो बचे कुछ आव्यूह होते हैं वो हमारे शून्य होते हैं। और इसमें विकर्ण का अवयव होता है, इसे I से प्रदर्शित करते हैं और यह एक वर्ग आव्यूह होता है। यह एक वर्ग आव्यूह होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं I1, ये हमारा 1 गुणा 1 का है। ये हमारा 1 गुणा 1 का है I2, ये हमारा 2 गुणा 2 का है I3, ये हमारा 3 गुणा 3 का है। इसी प्रकार से हम लेते चले जाएंगे और जब I व j बराबर होंगे तब 1 आएगा। जब I व j यानी कि ये I है और ये j है तो ये बराबर है 3 गुणा 3, तो यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ 1 आएगा। अगर ये बराबर नहीं है, I बराबर नहीं j के, तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ 0 आएगा। अगर I j के बराबर होगा तब 1 आएगा। अगर I बराबर नहीं है j के तो यहाँ 0 यानी 0 आएगा। जैसे कि विकर्ण आव्यूह में लेते हैं A11, A12, A21, A22। इसमें हम विकर्ण आव्यूह में लेते हैं ये हमारा विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह है और ये विकर्ण आव्यूह समान होता है। इसमें हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि हम 1 मानते हैं तो विकर्ण आव्यूह में शेष अवयव शून्य होते हैं। इसको छोड़कर तो विकर्ण आव्यूह तो समान होता है और शेष अवयव शून्य होते हैं। तो इसके विकर्ण आव्यूह में A11 और A22 ये तो समान है। अगर A11 में 1 होगा तो यहाँ A22 में 1 ही होगा। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा और इन दोनों में 0 होगा, इन दोनों में 0 होगा। ये तो हमारा 2 गुणा 2 क्या हो गया। अब हमने इसी प्रकार से 3 गुणा 3 का लिया था। 3 गुणा 3 का कैसे लिया था, ऐसे लिया था।
अगर हमें इसे अगर हम इसे आई भी बोल सकते हैं, इसे हम आई भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक तत्समक अवयव भी है, ये 3 गुणा 3 का एक तत्समक अवयव भी है। ये वाला अवयव, ये वाला जो है वो ये ही है, ये वाला जो है वो ये ही है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो इसे हम तत्समक अवयव कहते हैं, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये एक वर्ग अवयव होता है, इसमें विकर्ण के अवयव होते हैं, बस ये अवयव शून्य होते हैं। I11 ये 1 गुणा 1 का होता है, I2 ये 2 गुणा 2 का होता है, और I3 ये 3 गुणा 3 का होता है। तो इसमें हमने इस प्रकार से लिया। विकर्ण अवयव में देखते हैं, हमने पहले इसमें विकर्ण अवयव लिखा। विकर्ण अवयव होता है क्या? विकर्ण अवयव वो होता है जैसे कि A11 और A22 को छोड़कर, यानी विकर्ण को छोड़कर जिसमें शेष अवयव शून्य होते हैं, वो हमारा विकर्ण अवयव होता है। इसमें इसको छोड़कर जो अवयव बचेंगे ना, तो ये शून्य हो जाएंगे, और यहाँ एक आया तो यहाँ भी एक आएगा। और ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमारा होता है I3 के बराबर। I3 क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा तत्समक अवयव। अब आपका 7वां अवयव आता है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव, जीरो शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। इसे हम 2 से प्रदर्शित करते हैं, इसमें सभी अवयव शून्य होते हैं, इसे हम 2 से प्रदर्शित करते हैं। वह इसमें सभी अवयव शून्य होते हैं, इसे हम 2 से प्रदर्शित करते हैं। वह इसमें सभी अवयव जो होते हैं ना, वो शून्य होते हैं। शून्य कैसे होते हैं देखिए, इसमें शून्य कैसे होते हैं वो हम अब बताएंगे आपके लिए। ये समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जीरो कैसे होता है देखिए, अगर हम 1 गुणा 1 का लेंगे तो ये हो गया। इसमें 2 प्रदर्शित करते हैं, इसे हम 2 से प्रदर्शित हैं, इसमें सभी अवयव शून्य होते हैं। इसमें कोई सा भी अवयव लेंगे ना, वो जीरो ही होगा। कोई सा भी अवयव ले लेते हैं वो जीरो ही होगा। अगर हम 1 गुणा 1 का लेते हैं तो वो जीरो होगा। अगर हम 2 गुणा 2 का लेते हैं, अगर हम 1 गुणा 2 का लेते हैं, ये भी जीरो होगा। अगर हम 2 गुणा 2 का लेते हैं तो वो भी जीरो होगा। इस प्रकार से जीरो हुआ। इसे हम शून्य अवयव कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली को हम अभी नहीं, अगली वीडियो में कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम प्रश्नावली को चालू कर देंगे। आपकी प्रश्नावली 3.1 इसके हम उदाहरण भी करा देंगे आपके लिए, और जो सवाल हैं उसको भी बढ़िया तरीक़ा से करा देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो बता देना। ओके बाय।